हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट पार्ट होते हुए हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड layer of infinite length। ओके प्यारे बच्चों, अब समझना जरा क्या है, क्या पढ़ रहे हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेयर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लेयर है, ठीक, जो हर तरफ कितना है, हर तरफ कितना है, इनफाइनाइट, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ऐसे, हर तरफ इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, ये कैसे रखी हुई है, दिख रही है ना, ये रखी हुई है थोड़ी सी, हम जिस प्लेन को देख रहे हैं, जैसे अगर तुम अपने सामने एक प्लेन को देखोगे तो उस प्लेन से थोड़ा सा उठी हुई रखी हुई है ना, थोड़ी सी उठी हुई है ना प्लेन के ठीक, तुम्हें जो प्लेन दिख रहा है ना उसके ठीक अलोंग रखी हुई है, ना उसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, उसके बीच में कहीं पे रखी हुई है ना। जो तुम सामने अपने प्लेन देख रहे हो, टेबल है या कुछ भी है, जो सामने प्लेन तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो उसके ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, कहाँ है, उन दोनों के बीच में है, पैरेलल और परपेंडिकुलर के बीच में जो आता है, ठीक है। इस तरीके से रखी हुई है ये, ठीक। तो इसके किसी पॉइंट से, इसके किसी पॉइंट से क्या, इसका एक यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पे मान लो लाइन, इसकी ये जो लाइन ए बी है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब तुम समझो, देखना, अगर मैं एक प्लेन बनाता हूँ, ऐसे प्लेन रखा हुआ है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे करके, है ना, प्लेन हमेशा ये पॉइंट परपेंडिकुलर होता है ना, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो क्या प्यारे बच्चों, तुमको पता है इस प्लेट की वजह से तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता, नहीं पता ना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इससे हम ये करेंगे, देखो कलर चेंज कर दें, हम इससे जो दिख रहा ना ये प्लेन, हम इससे x डिस्टेंस पे हमने एक वो काट लिया, क्या, हमने एक वायर काट ली, ठीक, ठीक। अब इस वायर की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट, dx लेंथ की एक वायर काट ली, ठीक, ठीक है, dx की एक वायर काट ली। अब हमारे सामने क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, अब अगर मैं इसकी वजह से, इस पॉइंट पे इसकी वजह से, मतलब इस लेयर की वजह से, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहूँगा, तो प्यारे बच्चों क्या होगा, देखना, अच्छा अभी कुछ दिखाना चाहूँगा मैं आपको थोड़ी देर में। ये वाला एंगल क्या 90 होगा, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा, कैसे, देखो ये प्लेन है, ठीक, इससे ठीक बाहर साइड को एक पॉइंट पी है, ठीक, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। तो अगर मैं इस प्लेन की कहीं से भी डिस्टेंस देखूंगा तो ये वाला 90 डिग्री होना है, 90 डिग्री होना है,
होना है कि नहीं होना है? जैसे ये एक प्लेन है और इससे ठीक ऊपर साइड अगर मैं एंगल लेता हूँ, इससे ठीक ऊपर साइड है ना, ऐसा प्लेन है जो तो आपको दिख रहा है, इससे ठीक ऊपर साइड अगर एक पॉइंट लेता हूँ तो उसका यहाँ से, उसका इस पॉइंट से एंगल कितना आएगा? जैसे देखो, ये मैंने एक प्लेन लिया, यहाँ पे ए बी है ना, है ना, ए बी के ठीक ऊपर, ठीक ऊपर ए बी लाइन है, इसके ठीक ऊपर क्या है? पी पॉइंट है, पी पॉइंट है। वो क्या दिखाना पॉसिबल है हमारे लिए? अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इसको मैं तिरछा बनाता, ठीक है, इस पूरी प्लेट को तिरछा बनाता, तो पॉइंट पी कहाँ पे मिलता है? यहाँ पे, है ना, समझ में आया? ठीक। अगर हम सामने से देखेंगे तो पी पॉइंट इसके ठीक ऊपर होगा, यहाँ के ठीक ऊपर, कहाँ के? यहाँ के ठीक ऊपर, ठीक। अब हमने दूसरा जो वायर काटी है वो कहाँ पे काटी है? यहाँ पे। तो पी पॉइंट और इस वायर के और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये देखना, देखना, तो जो मेरे सामने x दिख रहा है वो क्या है? ये, ठीक। तो ये देखो x, नहीं समझ में आया तो बताना, 3D में समझाने की कभी कोशिश कर लूँगा। ये x है, ये p है, तो ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा कुछ होगा ना, ये r है। तो प्यारे बच्चों, ये वाली डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी आ गई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि वायर से पॉइंट पी की डिस्टेंस कितनी आ गई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और वायर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगी? इधर ई लगाएगी या डी ई लगाएगी? डी ई, ठीक है ना। वायर के हमेशा परपेंडिकुलर आता है ना, इनफाइनाइट वायर के हमेशा परपेंडिकुलर आता है ना, 2k लैम्डा वायर आता ही नहीं आता है, तो सिंपल है ना। और ये वायर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट लेंथ की वायर है ना, क्योंकि ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है। तो अगर हम इसमें से एक वायर काटेंगे तो इसकी ऊपर भी लेंथ कितनी? इनफाइनाइट, नीचे भी कितनी? इनफाइनाइट। तो कितनी हो जाएगी? 2k लैम्डा बाय आर। अच्छा, तो डी ई के दो कंपोनेंट मिलेंगे। अगर ये थीटा है, एक कंपोनेंट मिलेगा ये, और दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा? समझना जरा, देखो, एक कंपोनेंट मिलने वाला है ये, दूसरा कंपोनेंट क्या मिलेगा? 90 डिग्री पे, है ना। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? थीटा। तो ये कितना? डी ई कॉस थीटा, डी ई साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझना, चलो पहले इतना देखते हैं। तो मेरे सामने डी ई की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2k लैम्डा बाय आर। आर क्या होता है? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों, लैम्डा क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी, यानी कि क्यू ऑफ चार्ज ऑफ पी क्यू अपॉन लेंथ ऑफ पी क्यू। मतलब इसका नाम अगर हम पी दे दें तो इसका नाम क्यू, ठीक। तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा इस लाइन चार्ज का क्या होगा? चार्ज ऑफ पी क्यू अपॉन लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ हालांकि इनफाइनाइट है, लेकिन अभी तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों क्या होती है? अगर इस पूरी लेयर का चार्ज क्यू है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ये लिख दो चार्ज, है ना, चार्ज ऑफ पी क्यू, तो कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो यानी कि चार्ज कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए। प्यारे बच्चों इसका चार्ज कितना होगा? ये हमने छोटी सी काटी है ना, डी एक्स की काटी है, तो ये कितना होगा? डी क्यू होगा ना, ठीक।
तो ये हमको बनने वाला है, तो हमारे पास अगर डी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी तो डी सिग्मा ए, है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, डी क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं लेंथ मानता हूँ कांस्टेंट है, यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, ये एक्स वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे भी मान सकता था मैं लेयर को, है ना, इधर साइड भी मान सकता था, इधर साइड भी मान सकता था, कहीं पे भी मान सकता था। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ऐसे करके क्या, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ कौन वेरी कर रहा है, एल इंटू डी एक्स। नहीं आया समझ में? या फिर ऐसे भी कर सकते थे, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू डी एक्स, है ना। तो डी ए की वैल्यू में डायरेक्ट क्या लिख सकता था, डी ए की वैल्यू में डायरेक्ट क्या लिख सकता था, लेंथ इंटू डी एक्स, है ना। ठीक। तो प्यारे बच्चों, अब समझना, यहां तक ठीक है। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज ऑफ पी क्यू। चार्ज ऑफ पी क्यू कितना है, लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज ऑफ पी क्यू, यानी कि डी क्यू अपॉन लेंथ ऑफ पी क्यू एल। डी क्यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एल डी एक्स अपॉन एल, एल से एल कट्टम पिट्टम, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। तो लैम्डा की जगह प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूँ मैं, डी ई इज इक्वल टू के, लैम्डा की जगह प्यारे बच्चों सिग्मा इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, अब मेरे पास इसके दो कंपोनेंट है ना, एक तो एक्स कंपोनेंट और दूसरा क्या है, वाई कंपोनेंट। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये वाई कंपोनेंट है ना, ये वाई कंपोनेंट है ना, डी ई वाई या कुछ भी मान लो, है ना, ये डी ई साइन थीटा, ये डी ई कॉस थीटा, ठीक। इसे कह दो कि ये वाई कंपोनेंट है, इसे कह दो कि ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। अब प्यारे बच्चों देखना, अगर इसकी जगह मैं एक्स इधर लेता और यहाँ पे एक लेयर मानता, तो प्यारे बच्चों क्या होता, इसकी वजह से ये बनता, है ना, डी ई इधर बनता, ये थीटा बनता, तो डी ई कॉस थीटा ऊपर मिलता और डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा किधर मिलता, इधर, तो डी ई साइन थीटा से डी ई साइन थीटा क्या हो जाता, कट, है ना। तो इसका मतलब वाई वाला कंपोनेंट कोई भी इफेक्ट डालेगा क्या, नहीं, क्योंकि डी ई का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, डी ई का इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इसके जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, डी ई के जितने भी कंपोनेंट हैं सारे के सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। यानी कि यहाँ वाला कंपोनेंट की वजह से जो डी ई मिलेगा उसका ऐड, और कोई डी ई मिलेगा उसकी वजह से ऐड, और कोई डी ई मिलेगा उसकी वजह से, है ना। तो सारे के सारे डी ई का ऐड, इंटीग्रेशन का मतलब यही तो है, ठीक। तो डी ई का जब हम ऐड करेंगे तो वाई वाले कंपोनेंट सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सिर्फ कौन बचेगा, एक्स वाले कंपोनेंट। तो सिर्फ एक्स वाले अगर कंपोनेंट बचेंगे तो डी ई इज इक्वल टू, मैं ये लिख सकता हूँ ई एक्स, यानी कि ई नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आने वाली है प्यारे बच्चों, 2k सिग्मा डी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, लिमिट की वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, देखो एक्स की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक, एक माइनस इन्फाइनाइट, दूसरा प्लस इन्फाइनाइट, है ना, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट। अच्छा, तो ई नेट की वैल्यू प्यारे बच्चों मुझे क्या मिलने वाली है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ध्यान से तुम देखोगे, अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखोगे, ये एक्स है, ये आर है और ये 90 डिग्री है, ठीक। तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूस, ये थीटा, ठीक। तो बेस कौन है, आर, थीटा के पास वाला कौन होता है, बेस, और थीटा से दूर वाला कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया प्यारे बच्चों, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट 2k सिग्मा, ये तो कांस्टेंट है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या मिली मुझे, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अब प्यारे बच्चों देखना मैं क्या करूँगा, 2k सिग्मा, आर को भी बाहर ले लो माइनस का, इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा अब प्यारे बच्चों ये समझो, इसका जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो आता है वो क्या आता है, 1/r tan इनवर्स एक्स बाय आर। नहीं आया समझ में, क्या आता है 1/r tan इनवर्स एक्स बाय आर। तो 2k सिग्मा आर कितना आएगा, 1 अपॉन आर tan इनवर्स एक्स अपॉन आर। कहाँ से लेके कहाँ तक, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। 2k सिग्मा आर 1 अपॉन आर बाहर ले लेता हूँ, tan इनवर्स एक्स की जगह क्या रखूँगा, इन्फाइनाइट बाय आर, tan इनवर्स एक्स की जगह रखूँगा माइनस इन्फाइनाइट अपॉन आर। अच्छा ये कितना हो गया, 2k सिग्मा है ना। अच्छा ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, tan इनवर्स इन्फाइनाइट, ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, tan इनवर्स माइनस का इन्फाइनाइट, है ना, क्योंकि इन्फाइनाइट के अपॉन में आर हो नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत छोटी वैल्यू आर तो इन्फाइनाइट तो समझ लेगा उसको अपने अंदर। तो प्यारे बच्चों 2k सिग्मा tan इनवर्स इन्फाइनाइट, समझना ज़रा, tan इनवर्स इन्फाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स इन्फाइनाइट की वैल्यू कब मिलती है, tan 90 पे, सही है क्या, यानी कि π/2 पे बोल सकता हूँ मैं। तो इनवर्स इन दोनों को मैं कंपेयर करा सकता हूँ, tan इनवर्स और tan को, tan इनवर्स और tan कंपेयर होंगे तो कितना, दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे और π/2 बचेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, और माइनस इन्फाइनाइट कहाँ पे मिलता है, माइनस के π/2 पे, है ना, तो माइनस का π/2। ये बात समझ में आई। यानी कि 2k सिग्मा π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाए, तो 2k 2 सिग्मा k कितना होगा, 4 पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू पाए, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों ये तुमको दिखा, ई नेट कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसके लिए, इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लेयर, है ना, जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है। अच्छा प्यारे बच्चों ये देखो, जो मुझे ये DE मिला, ये प्लेन से किस एंगल पे था, ये प्लेन से 90 डिग्री पे है ना, प्लेन से 90 डिग्री पे है ना ये DE, है ना, क्योंकि DE का ये वाला कंपोनेंट तो ख़त्म, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच रहा है, ये वाला। तो ये प्लेन से कितने डिग्री के एंगल पे है, ये प्लेन से कितने डिग्री के एंगल पे है, 90 डिग्री के, यही तो प्लेन है, और इस प्लेन का ये ऐसे करके ये कितने डिग्री एंगल पे है, 90 डिग्री पे, है कि नहीं है। तो यानी कि जो मेरे पास ये ई नेट मिलेगा ये हमेशा कैसे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात क्या,
इसमें कोई भी डिस्टेंस का कंपोनेंट है? ध्यान से देखो, इसमें कोई भी डिस्टेंस का कंपोनेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? नहीं। इसका मतलब इंडिपेंडेंट टू लेंथ। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं देखो। देखो कैसी शीट है? इनफाइनाइटली लॉन्ग लेयर है ना। अब इसको हम देख कैसे रहे हैं? इसको हम देख रहे हैं अब देखना, शीट ऐसे होती है ना, तो भाई ये ऐसी क्यों दिख रही है? तो भाई ये ऐसी क्यों दिख रही है? ये ऐसी इसलिए दिख रही है क्योंकि ये हमारे लिए कैसा दिख रहा है? ये फ्रंट व्यू है और ये कौन सा व्यू है? साइड व्यू। अगर इसको हम इधर से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी ना। इसको अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसी दिख रही है। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसी दिख रही है। लेकिन हम साइड से देखेंगे तो ऐसी दिखेगी ना। ठीक ठीक है ना? ठीक है ना? ओके। अब देखना प्यारे बच्चों, अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया -q और उसको u वेलोसिटी दे दी, तो क्या वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा? है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना? सही बात है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कितने एंगल पे? शीट से थीटा एंगल पे। मैंने थीटा एंगल पे शीट से छोड़ा u वेलोसिटी से। तो इसमें कुछ ऑप्शंस बताओ। क्या ऑप्शंस? कुछ पार्ट बताने हैं। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द प्लेट। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल रीच। थर्ड पॉइंट है, at what distance it will hit the plate। ग्रेविटेशन को क्या करना है? नेग्लेक्ट। ठीक है, ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट कर दो। अब तुम्हें ये 3 पार्ट बताने हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना, तो पहले पार्ट में क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न द प्लेट। मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस प्लेट तक। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करेंगे ना, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा मान के चलना कि पार्टिकल को यहीं से छोड़ा है u वेलोसिटी से और ऐसे करके, है ना। ये एंगल कितना है? थीटा। ऐसे करके मान के चलना। ठीक है, तो पहला ये है कि टाइम टेकन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना टाइम है, दोबारा कब गिरी, है ना, यहाँ पे गिरी ना, तो ये टाइम बताना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट बतानी है दूसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट क्या? एट वॉट डिस्टेंस इट विल हिट द प्लेट, मतलब ये, है ना, ये वाली डिस्टेंस बतानी है कि कब ये पार्टिकल इस प्लेट को हिट कर देगा। कौन सी डिस्टेंस? ये वाली। फाइंड करो। करें? हो गया। देखो देखो इसको कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, हो गया। अब प्यारे बच्चों, ये माइनस है ना, ये माइनस का चार्ज है ना, तो और ये प्लस की प्लेट है ना, तो ये इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी ना। ये तभी तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तुमने इसको ऐसे, इसको छोड़ा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि ये हमेशा इस पर किधर फोर्स लगाएगी, है ना, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स आएगा ना।
तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। कौन? ये प्लेट। ये प्लेट हमेशा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे हैं? दोनों अलग अलग चार्ज है ना, अनलाइक चार्ज है, तो कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच? अट्रैक्शन का। तो प्लस वाला हमेशा माइनस वाले को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, है ना। प्लस वाला माइनस वाले को यहाँ पे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इसकी तरफ आएगी। तो प्यारे बच्चों, अब मेरे लिए ये बताओ कि क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगने वाला है? फोर्स जो लगेगा Q इंटू ई लगेगा। लगेगा किधर लगेगा? डाउनवर्ड। तो फोर्स कितना हो गया? Q इंटू ई। कितना होता है? इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, है ना, एफ। अब प्यारे बच्चों ये देखना, फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसके अलावा और कुछ तो नहीं है ना? और कुछ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ग्रेविटेशन वगैरह सब नेगलेक्ट कर रखा है, तो वो तो देखना ही नहीं है, सिर्फ मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक। अब देखना, सिग्मा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एम, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एम, है ना। अब एक चीज़ देखो, अब इसमें समझना कुछ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी चेंज होगा? नहीं। क्यों चेंज नहीं होगा? वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा हमेशा, है ना। इसका क्या कभी भी सिग्मा चेंज हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पर कितना चार्ज है अपॉन इसका कितना एरिया है। ना कभी एरिया चेंज होगा ना इसका चार्ज चेंज होगा, है ना। जितना चार्ज दे रखा है उतना ही तो होगा। ठीक। अब प्यारे बच्चों, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होने से रहा। क्या इस माइनस क्यू की वैल्यू कभी भी चेंज होगी? नहीं होगी, है ना। क्या कभी भी इस चार्ज का मास चेंज होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर अपन 11th के फर्स्ट चैप्टर को देखें तो वहाँ पे हमेशा जी किस साइड लगता था? नीचे, है ना। ग्रेविटेशन हमेशा नीचे लगता था, तभी तो होता था जैसे ये जा रहा है, ग्रेविटेशन हमने यू वेलोसिटी दी तो ऐसे बात करता था। क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रेविटेशन किधर लगता था? नीचे लगता था। नहीं लगता था? लगता था नीचे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश। जी हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो अब जी की जगह कौन वर्क कर रहा है? ये वाला एक्सेलरेशन, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आया है, वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है तो हमारे लिए 3 चीज़ें याद आनी चाहिए। क्या? पहली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 चीज़ें याद आनी चाहिए। अगर हमको ये 3 चीज़ें रिमाइंड हैं तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्या है? टाइम टेकन, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। तो एक चीज़ याद रखो, तुम्हें बस किसका फॉर्मूला याद रखना है? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर प्लेन सेम है, अगर प्लेन सेम है, ये प्लेन सेम है ना, यहीं से गया था और इसी प्लेन पे गिर गया, अगर प्लेन सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u/, अपॉन ay। अब देखो प्यारे बच्चों, u/y कितना होगा? यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, u साइन थीटा और u कॉस थीटा। u के 2 कंपोनेंट बनेंगे ना, u के 2 कंपोनेंट। थीटा के पास वाला क्या मिलेगा? u कॉस थीटा। थीटा से दूर वाला क्या मिलेगा? u साइन थीटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? u/y। इसको क्या बोलेंगे? ux, है ना। तो 2u/y अपॉन ay। u/y की वैल्यू कितनी है? u/y की वैल्यू है u साइन थीटा। और
प्यारे बच्चों ए वाई की वैल्यू कितनी है? ए वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है ना? तो वाई डायरेक्शन में लगने वाला एक्सेलरेशन कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय एम, ठीक है ना? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि टोटल कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है मुझे, ठीक। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझसे ये पूछ रहा है, अगर मुझे t इज इक्वल टू 2u y अपॉन ए वाई याद हो गया तो अब देखना मैं कितने आसानी से बाकी चीज़ें कर दूंगा। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल रीच? अब देखो तो कहा है कितनी मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस चार्ज के पास कोई भी इंजन या कुछ है नहीं है ना? हमारे पास वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। किसकी वजह से है वो? इस प्लेट की वजह से, है ना? इस प्लेट की वजह से वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब हम ये फाइंड करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या नहीं है। बताओ इस चार्ज के पास कोई इंजन है क्या? नहीं हो सकता। इंजन नहीं है तो एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना? इंजन या बाहर की कोई चीज़ें होती हैं उन्हीं की वजह से जो एक्सेलरेशन मिलता है। अपनी किसी वजह, अपनी चीज़ की वजह से कोई एक्सेलरेशन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना? इसके पास इंजन नहीं, कुछ नहीं, इंजन नहीं है तो एक्सेलरेट कैसे कर जाएगा? एक्सेलरेट कर ही नहीं पाएगा, है ना? ना तुम इस पर कोई फोर्स लगा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो यानी कि ये एक्सेलरेट तो करेगा नहीं, है ना? एक्सेलरेट नहीं करेगा तो इसका अपना तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो कौन सी डायरेक्शन है? वाई डायरेक्शन, वो भी किधर? डाउनवर्ड्स, है ना? तो यानी कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? जो भी हमको दे रखा है इतना, है ना? और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? 0। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी कितना? 0, है ना? चेंज इन वेलोसिटी कितना? 0, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज कौन लेके आता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज तो होगा नहीं। किसकी वेलोसिटी में? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से ही वेलोसिटी में चेंज आता है। समझ में आया? तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहने वाली है? यू कॉस थीटा, हमेशा। सिर्फ कौन घट रहा है? यू वाई, है ना? यू साइन थीटा। क्यों? देखो ये लग रहा है ऊपर यू साइन थीटा, और स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। तो एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी ऊपर, तो एक्सेलरेशन क्या काम करेगा? वेलोसिटी को घटाने का। यहाँ पे भी वेलोसिटी को घटाने का, यहाँ पे वेलोसिटी को घटाने का, यहाँ पे वेलोसिटी को घटाने का। वेलोसिटी कब तक घटेगी? जब तक कि 0 नहीं हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी, ऊपर जाने की वेलोसिटी 0 हो गई, तो क्या पार्टिकल और ऊपर जाएगा क्या? नहीं, ऊपर जाने वाली वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बाय कितनी हो गई? 0 हो गई ना? 0 हो गई ना? यहाँ पे सिर्फ कौन बचेगी? एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी? इतनी। तो यहीं पे क्या मिलेगा? यहीं पे क्या मिलेगा? एच मैक्सिमम। नहीं आया समझ में? यहीं पे क्या मिलेगा? एच मैक्सिमम। तो अब निंजा टेक्निक देखो, क्या पूछा है मुझसे? मुझसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल विल रीच। ये एच मैक्स पूछ लिया। यहाँ पे एच मैक्स पे बी वाई की वैल्यू कितनी? 0। तो देखो हमारे पास 3 जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं? ये है ना, वी वाई 0 है, यू वाई मुझको पता है, ए वाई मुझको पता है, तो क्या एच मैक्सिमम आ जाएगा? तो यानी कि थर्ड वाला लगा सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर 2ay एस वाई। अच्छा प्यारे बच्चों देखो अब जरा, यहाँ से यहाँ पे जाने पे हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही ना? पहले कितनी थी? 0, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर मैक्सिमम हो गई, है ना? तो हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब एच मैक्सिमम को मैं क्या रखूँगा? पॉजिटिव। ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला जब मैं लगा रहा हूँ तो सारी चीज़ें किस में ले रहा हूँ? वाई में।
जब एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो सारी चीजें किस में लूंगा, एक्स में, है ना। ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि बाय डायरेक्शन के फॉर्मूले एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन फॉर्मूले बाय में, ऐसा नहीं कर सकता ना, है ना। यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकता था, है ना। तो वाई डायरेक्शन, एच मैक्सिमम पे वी वाई कितना है, 0। यू वाई कितना है प्यारे बच्चों, यू साइन थीटा। अच्छा, ए वाई कितना है, माइनस का। माइनस का क्यों, क्योंकि नीचे है, डाउनवर्ड है ना, है ना। और नीचे की डायरेक्शन को मैंने माना है निगेटिव। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा इसे रफ करते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एम इंटू एच मैक्स। एच मैक्स किसका आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हाइट बढ़ रही है, बढ़ती हुई हाइट को पॉजिटिव, घटती हुई हाइट को निगेटिव। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्व टू माइनस का 2 से 2 कट्टम पिट्टम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एम इंटू एच मैक्स। तो माइनस से माइनस गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन सिग्मा इंटू क्यू इज इक्व टू कितना आ गया, एच मैक्स। आ गई एच मैक्स की वैल्यू। अच्छा प्यारे बच्चों, थर्ड पार्ट जो है उसमें मुझसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में मुझसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस इट विल हिट द प्लेट। मतलब किस डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे प्लेट को हिट करेगा। तो यानी कि मुझसे ये वाली डिस्टेंस पूछी है ना। अब मुझे अगर ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है, बिल्कुल पता है, निकाल रखा है ना। ठीक, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, बिल्कुल पता है, कितनी है, यू कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं देखूंगा तो डिस्टेंस अगर मुझको निकालनी है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर मुझको निकालनी है तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस है ना ये, तो यानी कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन नहीं है तो v इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब कुछ लगेगा नहीं। मतलब एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as, वी इज टू यू प्लस ए टी, ये कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। सिर्फ क्या लगेगा, डिस्टेंस इज टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। ये फॉर्मूला, नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो लगा दो। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा। क्या हम टाइम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो टाइम की वैल्यू रख दो, डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई, बस हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक, ओके प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, अब देखना, एक शीट है, अगेन इन्फाइनाइट लॉन्ग शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की क्या है, माइनस का सिग्मा। अब एक ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस पे मास m रखा हुआ है, ठीक है, मास m रखा हुआ है, इसका चार्ज कितना है, q। ठीक, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज q is placed on a fixed length dielectric infinite sheet with surface charge density minus sigma placed on a frictionless floor at a distance d from it as shown in the figure, है ना। यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है d। ठीक, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक, क्या फाइंड करना है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक assuming the collision
between the block and sheet is perfectly इलास्टिक, है ना। इज दिस मोशन SHM, मतलब SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, ये भी प्रूव करना है या नहीं है। तो करो, क्या करें बच्चों। देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसे थोड़ा सा इधर, कॉपी पेस्ट। अब देखो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, माइनस का सिग्मा। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा पहले F4 से ये, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस का क्यू है, इस पर माइनस का चार्ज है ना। तो माइनस सरफेस चार्ज एरिया का मतलब क्या है कि इस पे चार्ज कैसा है, माइनस, और वो भी कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगने वाला है, अट्रैक्शन फोर्स। अब जब ये अट्रैक्ट करेगा तो प्यारे बच्चों ये इसके पास आएगा, ठीक है, ठीक। तो अब समझना पहले क्या हो रहा है, जो फोर्स है वो कितना है, Q इंटू ई, ये है ना, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू ई। एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो ही आएगा, ई कितना होता है, Q बाय एम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन ये क्या होने वाला है, कांस्टेंट, वही पुरानी बातें बार बार नहीं करेंगे, है ना। तो देखना इनिशियली ब्लॉक कैसा था, रुका हुआ था। अगर इनिशियली ब्लॉक रुका हुआ था तो मेरे पास अब एक फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मुझे, अगर मैं 3 फॉर्मूले देखता हूँ, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो मुझे 3 चीज़ें याद आती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इतनी बात याद आती है क्या, ठीक। अगर मैं d की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली रुका हुआ मानेंगे ना हम, इनिशियली रुका हुआ है, फिर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ये, फिर इस पर फोर्स लगेगा, फिर ये चलना स्टार्ट करेगा, तो ऐसा कुछ है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन कितना है, Q बाय एम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्क्वायर, है ना। एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक एज्यूमिंग द कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक एंड शीट। अच्छा, तो यहाँ से प्यारे बच्चों मेरे पास d कितना आ गया, d तो है ये, ठीक। d जो है वो कितना है, हाफ Q बाय एम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से मेरे पास टाइम तो आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 4d 2 टू जा 4d m एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू सिग्मा अंडर रूट। ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ समझो, अब एक चीज़ समझना, जब ये इससे कोलाइड होगा, वॉल्स कैसी हैं, वॉल्स हैं इलास्टिक। ये इलास्टिक बॉल है ना, ये वाली इलास्टिक बॉल है, और ये कैसी है, फ्रिक्शनलेस, है ना। ये कैसी है, शीट कैसी है, इलास्टिक। इनके बीच का कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो समझना
तो जितना ये चली, जितना ये यहाँ पे आई, तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ये टकराई थी, वही स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है ना, इलास्टिक कोलिजन है ना। एक्सेलरेशन अगेन इसी साइड है। क्यों इसी साइड है एक्सेलरेशन? क्योंकि फोर्स किस साइड है? इसी साइड। फोर्स तो हमेशा प्लस क्यू पे इधर ही लगेगा, तो एक्सेलरेशन इसी साइड है। लेकिन इलास्टिक कोलिजन की वजह से वेलोसिटी किधर हो गई? इधर। तो वेलोसिटी इधर हो गई। जितनी वेलोसिटी से ये टकराई थी, पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर हो जाएगी। पहले वेलोसिटी जीरो थी, मान लो पहले वेलोसिटी जीरो थी, वेलोसिटी हो गई v। अब v वेलोसिटी इधर हो जाएगी, तो ये कब जाके रुकेगा? यहीं पे आके रुकेगा ना दोबारा। समझो, यहीं पे आके रुकेगा ना दोबारा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यहाँ पे टकराई तब भी इधर साइड वेलोसिटी v थी। अब इलास्टिक कोलिजन की वजह से वेलोसिटी किधर साइड हो गई? अपोजिट साइड में v। अब जब इधर हो गई, डिस्टेंस d है, तो इसको कहाँ जाके रुकना है? एक्सेलरेशन किधर है? पहले एक्सेलरेशन था, अब कौन बन जाएगा? वही डिसेलरेशन। तो अब वेलोसिटी देखो, डिसेलरेशन बन गया ना, डिसेलरेशन बन गया, वेलोसिटी इधर हो गई, डिस्टेंस उतनी ही है, तो यानी कि यहाँ पे आके वेलोसिटी, यहाँ पे आके ब्लॉक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। यहाँ पे आके ब्लॉक रुकेगा, फिर से क्या होगा? फिर से यही मोशन होगा। अगेन इधर फोर्स लगेगा, फिर से ब्लॉक इधर आएगा, फिर से टकराने की वजह से इलास्टिक, है ना, तो फिर से वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, अगेन यहाँ पे आके रुकेगा। तो ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। तो यानी कि टोटल टाइम मेरे पास क्या है? मोशन यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, है ना। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया? टाइम पीरियड जो इसका हुआ वो कितना हुआ? जो इसका टाइम पीरियड हुआ, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2t। क्यों? यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? t। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में भी कितना टाइम लगेगा? t। क्योंकि सब कुछ तो सेम है। 2t लिख दूँ मैं डायरेक्ट, 2/4d m एप्सिलॉन नॉट q अपॉन सिग्मा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे f इज इक्वल टू क्या है? QE। इतना तो मेरे पास समझ में आया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? इतना। अब देखो, अब मुझे ये प्रूव करना है क्या? इज दिस मोशन SHM, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द ब्लॉक, है ना, एज्यूमिंग कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक। अब देखना, ये मोशन क्या है? ये मोशन जो ये फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू ई है। ठीक है, ये Q इंटू ई की वैल्यू हमेशा क्या है? कांस्टेंट। और इस चार्ज की वैल्यू तो हमेशा रहनी कांस्टेंट है। तो फोर्स है क्या यहाँ पे? फोर्स है क्या यहाँ पे? कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, फोर्स कांस्टेंट है ना, फोर्स कांस्टेंट है ना। लेकिन SHM में क्या होता है? अगर आपने SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। फोर्स इज इक्वल टू कितना है? Q इंटू ई भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट, तो फोर्स यहाँ पे है कांस्टेंट और यहाँ पे वेरी कर रहा है फोर्स। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है ना। तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मतलब टाइम पीरियड आ गया हमारे पास। टाइम पीरियड भी हमने फाइंड कर लिया और हमने ये भी बता दिया कि इसका नेचर क्या है, मोशन का नेचर क्या है ना। अच्छा, इस सब का क्या यूज़ था, है ना? इसका ये यूज़ था कि भाई हमने निकाल के देख लिया कि हम क्या इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे भी कर सकते हैं, हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं ना, है ना। क्या इस टाइप का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, है ना, कांस्टेंट है ना फोर्स। तो ये सब चीज़ें हमको देखनी थी, इसलिए ये क्वेश्चन लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखना। अगेन ये इनफाइनाइट लेयर है, इसके एक साइड का चार्ज Q1 है, दूसरी साइड का चार्ज Q2 है और ये पॉइंट P है। ठीक, तो पॉइंट P पे ई नेट फाइंड करो। Q1 की वजह से किधर होगा? रिपल्सिव फोर्स,
ई एट पी ड्यू टू Q1, Q2 की वजह से भी कितना होगा, ई एट पी ड्यू टू Q2, दोनों रिपल्सिव आएंगे, यानी कि ई कितना आएगा, ई आएगा ई ड्यू टू Q1 प्लस ई ड्यू टू Q2, दोनों ऐड होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो हम सीधे ऐड कर दें। अच्छा, तो ई Q1 कितना होगा, देखो समझना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लेयर की वजह से, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या, Q बाय ए है ना, तो Q1 की वजह से कितना होगा, Q1 बाय 2 ए एप्सिलॉन नॉट, जो लेयर है, प्लेट है, इसका चार्ज तो हमेशा, इसका एरिया तो हमेशा ए ही रहना है ना, Q2 अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों अब देखना मैं क्या समझाना चाह रहा था, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा था कि एक लेयर पे कितना है, दूसरी लेयर पे कितना है प्लेट के चार्ज, डिपेंड ही नहीं करेगा, इसका टोटल चार्ज कितना है सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा। अगर इधर मान लो 5 होता, इधर माइनस का 3 होता, तो टोटल चार्ज कितना है 2, तो सिर्फ हम 2 की वजह से निकाल लेते, तो इसकी वजह से पी पे कितना आता, उतना ही आ जाता, बस। नहीं आया समझ में, है ना, टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है ना, टोटल चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब अगेन भाई प्लेट्स दी हुई है इनफाइनाइट, है ना, हम उन्हीं प्लेट्स के लिए कर रहे हैं क्वेश्चंस, हमारे लिए ये साइड व्यू है ना, इसका चार्ज Q है, इसका -2Q है, इसका 3Q है, A है, B है, C है, D है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी पॉइंट्स पे फाइंड करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, एट पॉइंट B, एट पॉइंट C, एट पॉइंट D, है ना। अब देखो, अब जब हम A पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो A पॉइंट पे देखना, A पॉइंट बना लूँ मैं ऐसे करके, देखो Q चार्ज है, Q चार्ज A को क्या करेगा, रिपल, -2Q A को क्या करेगा, अट्रैक्ट, 3Q A को क्या करेगा, रिपल। तो यानी कि मेरे पास Q की वजह से इधर आएगा, -2Q की वजह से किधर आएगा, इधर, और 3Q की वजह से किधर आएगा, इधर, है ना। तो E एट A कितना मिला मुझे, मान लो मैं लेफ्ट वाली डायरेक्शन को क्या मान रहा हूँ निगेटिव, राइट वाली डायरेक्शन क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट वाली निगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, हमेशा मैं ऐसे ही लेके चलूँगा, लेफ्ट वाली निगेटिव, राइट वाली पॉजिटिव, ठीक। तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, किधर है, लेफ्ट डायरेक्शन में, माइनस, दूसरा भी लेफ्ट डायरेक्शन में 3Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और -2Q की वजह से किधर है, राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन के लिए मैं क्या लेता हूँ, पॉजिटिव, 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो E एट A कितना आ गया, माइनस का 4Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों E एट A मेरे पास आया माइनस का 2Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सही हूं मैं यहां तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस क्या बता रहा है, मैंने किस डायरेक्शन को माइनस लिया था, इधर साइड को, माइनस ये बता रहा है किसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस साइड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड डायरेक्शन है। अब देखो दूसरा कर रहे हैं, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B बताना है।
अब मैं बी पॉइंट बनाता हूँ। देखो क्यू की वजह से क्यू बी को क्या करेगा, रिपेल। तो एक एक करके बनाते जाएं, ठीक। माइनस टू क्यू बी को क्या करेगा, अट्रैक्ट। माइनस टू क्यू बी को अट्रैक्ट करेगा ना। थ्री क्यू बी को क्या करेगा, रिपेल। तो थ्री क्यू बी को क्या करेगा, रिपेल। तो इस अब कितना जाएगा, अगेन लेफ्ट वाले को मैं क्या मानता हूँ, नेगेटिव, राइट वाले को मैं क्या मानता हूँ, पॉजिटिव। तो लेफ्ट वाले की साइड कितना होगा, थ्री क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, माइनस का है ना, प्लस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, प्लस टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये तो कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे माइनस टू क्यू है, तो यहाँ पे माइनस टू क्यू क्यों नहीं रखा। देखो समझो, माइनस टू क्यू की वजह से तो मैंने डायरेक्शन ले दी ना, माइनस टू क्यू की वजह से डायरेक्शन किधर है, इधर है ना। तो मैंने तुमको बताया डायरेक्शन मैंने ले दी, जब डायरेक्शन ले दी तो माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू लिखना ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है उससे। तो बस मुझे अपने कन्वेंशन लेना है कि इधर वाली डायरेक्शन माइनस तो इधर वाली पॉजिटिव, बस। तो कितना आया, माइनस थ्री क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट प्लस थ्री क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया, ई एट पी 0। ऐसे ही तुमको तीसरा वाला और चौथा वाला फाइंड करना है ना, अपने आप करना ही है। ई एट सी कितना आएगा प्यारे बच्चों, टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, किस साइड, लेफ्ट साइड। ई एट डी कितना आएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, किस साइड, राइट साइड। ठीक है, ठीक है।